10 मई के लल्लन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी उन्हें जेल में रहना होगा। हमने यह भी बताया था कि कैसे हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से ठीक कुछ दिन पहले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना द्वारा आजम खान पर एक केस दर्ज कराया जाता है। आरोप है उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मान्यता प्राप्त की। इसके बाद रामपुर पुलिस आजम खान को इस मामले में दोषी पाती है और जमानत मिलने के बाद भी आजम जेल में रहकर इस मामले की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। आज से ठीक 8 दिन बाद यानी 19 मई को इस मामले को लेकर रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। जमानत मिलने से पहले एक और केस दर्ज होने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा। कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस गवई ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा कि आजम को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है। SV राजू ने सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक धारणा है और मैं इसे दूर करूंगा। आजम खान के खिलाफ जितने मामले दर्ज हुए वो जायज हैं। इसके बाद जस्टिस गवई ने पूछा कि जमानत मिलते ही मुकदमा दर्ज होने का संयोग क्यों, तो राजू ने कहा कि वर्तमान आरोप पहले भी उनके खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन तब पुलिस की निष्क्रियता के चलते लंबे वक्त तक मामलों को टाला जाता रहा था। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से और भी जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर की। आजम को भले ही पुराने मामले में जमानत मिल चुकी हो, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। दरअसल 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में दोनों को रामपुर के MP MLA कोर्ट में पेश होना था, पर दोनों नहीं आए। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। अगली सुनवाई 16 मई की तय की गई है। इस तारीख तक दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा, वरना गिरफ्तारी हो सकती है। अदालती कार्रवाई के बीच एक खबर और भी है कि रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का छापा पड़ा है। ED की टीम के साथ राजस्व टीम भी मौजूद थी। जानकारी है कि टीम 250 बीघा शत्रु संपत्ति के मामले की जांच करने पहुंची थी। शत्रु संपत्ति का मतलब है शत्रु की संपत्ति। फर्क इतना है कि यहां शत्रु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि मुल्क है पाकिस्तान। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो अपना सब कुछ तो लेकर नहीं गए, जमीन और तमाम चीजें पीछे छूट गई। इन पर सरकार का कब्जा माना गया, लेकिन बाद में कई लोगों ने इन पर जबरन या अलग अलग ढंग से कब्जे की कोशिश की और सरकार उनसे अपना कब्जा छुड़वा रही है। दूसरी सुर्खी, इसका संबंध है मैरिटल रेप से। मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पति द्वारा पत्नी से किया जाने वाला जबरन सेक्स, बलात्कार। लंबे समय से मैरिटल रेप पर बहस चल रही है कि इसे अपराध माना जाए या ना माना जाए। अब इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है। हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस C हरिशंकर की डिवीजन बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। स्प्लिट वर्डिक्ट यानी दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया। जस्टिस शकधर ने अपने फैसले में कहा कि मैरिटल रेप को रेप न मानना असंवैधानिक है। साथ ही उन्होंने IPC की धारा 375 के सेक्शन 2 को हटाने की बात कही। वहीं जस्टिस हरिशंकर जस्टिस शकधर के फैसले से असहमत दिखे। जस्टिस हरिशंकर ने धारा 375 के सेक्शन 2 को असंवैधानिक नहीं माना। हालांकि दोनों जजों ने याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए हरी झंडी दे दी। जानकारी के लिए आपको बता दें, IPC की धारा 375 रेप को परिभाषित करती है, जिसके मुताबिक किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना, उसे धमकाकर, धोखे में रखकर, नशे की हालत में सेक्स के लिए राजी करना या किसी नाबालिग से संबंध बनाना रेप के दायरे में आएगा। हालांकि इसका एक्सेप्शन 2 कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप के दायरे में नहीं आएगा। इसी एक्सेप्शन को हटाने की मांग लंबे वक्त से हो रही थी। मैरिटल रेप के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं अलग अलग NGO, RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और 2 और व्यक्तियों ने दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन और राजशेखर राव को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। दोनों ने अपवाद को समाप्त करने के पक्ष में तर्क दिया था। हालांकि केंद्र ने इस मामले में कोर्ट में कोई स्टैंड नहीं लिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसी साल 21 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। तीसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक लेखिका ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और अवार्ड लौटा दिया। दरअसल 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर पश्चिम बंगाल बांग्ला अकादमी ने मुख्यमंत्री बनर्जी को उनके साहित्य में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार दिया था। यह पुरस्कार ममता को साल 2022 में आई उनकी किताब कविता बिटान के लिए दिया गया था, जो कि 900 से ज्यादा कविताओं का संग्रह है।
अब ममता को मिले इस पुरस्कार के विरोध में लेखिका रत्न राशिद बनर्जी ने अपना अन्नद शंकर स्मारक सम्मान लौटा दिया। ये पुरस्कार उन्हें साल 2019 में पश्चिम बंगाल बांग्ला अकादमी ने दिया था। पुरस्कार लौटाने के साथ ही रत्न राशिद बनर्जी ने अपनी बात रखते हुए अकादमी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को एक पत्र लिखा। इसमें लिखा कि एक लेखिका के तौर पर सीएम को साहित्यिक पुरस्कार देने के कदम से मैं अपमानित महसूस कर रही हूं। इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी। सीएम को एक नया साहित्यिक पुरस्कार मिलने के बाद मुझे मिला सम्मान कांटों का ताज बन गया है। ये भी कहा कि ये ममता बनर्जी की राजनीतिक लड़ाई का सम्मान है, उससे असम्मान नहीं, असहमति नहीं, लेकिन उनकी किताब को साहित्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अगली सुर्खी झारखंड में हुई गिरफ्तारी को लेकर है। झारखंड में तैनात आईएएस पूजा सिंघल को आज ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। पूजा मौजूदा वक्त में झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी हैं। ईडी 2 दिनों से उनसे खूंटी में मनरेगा में कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही थी। आज ईडी ने पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की और बयान भी दर्ज किए। ईडी ने इससे पहले पूजा सिंघल और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को इतना सारा पैसा मिला था, 19 करोड़ से ज़्यादा कैश और कई अहम दस्तावेज। मामला 2007 से 2010 के बीच का है, जब इस टाइमलाइन में मनरेगा में करोड़ों रुपए की वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आई। पूजा सिंघल इस दौरान खूंटी जिले की डीसी थी और इस वित्तीय गड़बड़ी में पूजा का नाम सामने आया था।